यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 111 रसायन शास्त्री संघ का निषिद्ध क्षेत्र। खजाने की खोज में लगा चूहा, जो पहले बेहद गुस्सैल था और समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करता था, अचानक आज्ञाकारी और प्यारा बन गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं और विक्रम को तीखी निगाहों से घूरने लगा। और सटीक कहें तो वह उसके हाथ में रखी गोलियों को घूर रहा था। यह अज्ञात था कि उसमें इतने सारे छोटे छोटे भाव कैसे थे। वह किसी धूर्त आत्मा की तरह लग रहा था। खजाने की तलाश में निकला चूहा अपनी आंखें घुमाते हुए विक्रम के हाथ पर कूद गया। उसने अपने अगले पैरों को चाप की तरह ऊपर उठाया और लगातार हिलाता रहा। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और एक छोटे बल्ब की तरह लयबद्ध तरीके से नाचने लगा। उसके छोटे छोटे हाव भाव, शारीरिक हरकतें और भाषा देखकर लोग सोचने लगे कि क्या वह बहुत पहले ही चालाक लोमड़ी बन गया था। लिटिल ग्रीन और बाकी सब अचंभित रह गए। उसके चेहरे का रूप इतनी तेजी से बदला कि वह बिल्कुल ही बदल गया। वह अब पहले वाले चूहे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खजाने की तलाश में निकला चूहा विक्रम के कंधे पर बैठा था। यह स्थान पहले लिटिल ग्रीन का एकमात्र सिंहासन हुआ करता था। यह दृश्य देखकर लिटिल ग्रीन का दम घुट गया। उसने तुरंत अपने शरीर को कुंडली मारकर हमला करने की तैयारी कर ली। खजाने की तलाश में निकले चूहे ने लिटिल ग्रीन की धमकी और चेतावनी को भांप लिया। वह न सिर्फ पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने दांत भी दिखाए और उकसाने वाले अंदाज में मुंह बनाया। लिटिल ग्रीन इतना क्रोधित हुआ कि वह आग बबूला हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और इस नए आने वाले को सबक सिखाना चाहता था। वह उसे बताना चाहता था कि यह इलाका किसका है। अंत में विक्रम ने उन्हें अलग किया, अन्यथा दोनों छोटे बच्चे निश्चित रूप से लड़ पड़ते। उसने खजाने की खोज में लगे चूहे के सिर पर थपथपाया और नन्हे चूहे के चेहरे पर तुरंत आनंद का भाव आ गया। उसकी आंखें सिकुड़कर पतली हो गईं। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके हाथ पर लेट गया, जिससे उसका बर्फ जैसा सफेद गोल पेट दिखाई दिया। उस पर अभी भी कुछ बाल थे। छूने में बहुत आरामदायक था। तुम बहुत छोटी हो लेकिन बहुत बहादुर हो। अब से मैं तुम्हें लिटिल ट्रेजर कहकर बुलाऊंगी। विक्रम समझ गया था कि खजाना ढूंढने वाला ये चूहा अभी वयस्क नहीं हुआ है, वरना यह इतना निडर न होता और लिटिल ग्रीन को उकसाने की हिम्मत न करता। लिटिल ग्रीन, तुम बॉस हो। तुम्हें इस छोटे से जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। विक्रम के बोल देने के बाद लिटिल ग्रीन अनिच्छा से खजाने की खोज में जुटे चूहे को घूरता रहा और बाहर से मदद मांगना चाहता था। हालांकि उसके बाकी दोनों छोटे साथी ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही न हो। लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को अपने नए साथियों के लिए कोई खास लगाव नहीं था। आखिर वे तो पूरे साल उड़ते रहते थे और हवा में बेफिक्र होकर घूम सकते थे। जमीन पर होने वाली बातें उन्हें प्रभावित नहीं करती थीं। दूसरा वाला हमेशा आधा बीट धीमा चलता था। उससे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद मत करो। अगर उसने प्रतिक्रिया दी भी तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब लिटिल ग्रीन ने लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को इस हालत में देखा तो उसने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। जैसे ही वह उन्हें सबक सिखाने वाला था, उसे एहसास हुआ कि खजाना ढूंढने वाला चूहा और विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अचानक खजाने की खोज करने वाला चूहा विक्रम के शरीर से कूदकर नीचे उतरा और थोड़ी देर आगे चला। फिर वह मुड़कर उसे देखने लगा और लगातार चहचहाने लगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा है। लिटिल ट्रेजर की आकृति बिजली की तरह, हवा के झोंके की तरह थी। वह इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव भी नहीं था, इसीलिए विक्रम ने पहले उसके पदचिह्नों और उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं किया। एक ग्रैंडमास्टर के लिए भी ऐसी चालबाजी को पहचानना मुश्किल होता। अगर वह अनजाने में सावधान न होता और खजाना ढूंढने वाला ये चूहा इतना लालची न होता कि उसने कुछ गोलियां भी चुरा लीं, तो शायद वह अंत में इसे देख ही न पाता। छोटा खजाना विक्रम को हर दिशा में ले गया। वे हर उस जगह जा रहे थे जहां कोई एकांत जगह होती थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह घास में गायब हो गया। विक्रम ने अपने सामने आधी ऊंचाई तक फैली घास को हटाया। उसके सामने एक बेहद रहस्यमयी छोटी गुफा दिखाई दी। विक्रम को काफी देर तक उनके पीछे न आते देख एक छोटा सा सिर बाहर निकला, जिस पर घास के कई छोटे छोटे बीज लगे हुए थे। ये नन्हा खजाना था। उसने कुछ बार पुकारा, मानो कह रहा हो कि अंदर कोई खतरा नहीं है।
ये देखकर विक्रम झुक गया। ये गुफा बड़ी नहीं थी और इसमें उसका समाना मुश्किल था। उसे सिर झुकाकर ही आगे बढ़ना पड़ा, नहीं तो अगर वह जरा सा भी सिर उठाता तो ऊपर की पत्थर की दीवार से टकरा जाता। कुछ कदम चलकर नीचे पहुंचने और अंदर का नजारा साफ देखने के बाद विक्रम हंसे बिना नहीं रह सका। उसे आखिरकार पता चल गया कि यह जगह किस काम की है। ये तो नन्हे खजाने का भंडार निकला। उसने देखा कि अंदर तरह तरह की जड़ी बूटियां ढेर लगी हुई थीं। ये वही जड़ी बूटियां होंगी जो लिटिल ट्रेजर ने शरारत करने के लिए जड़ी बूटी के खेत में जाते समय चुराई होंगी। इनके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें भी थीं। लिटिल ट्रेजर ने इन चीजों की ओर इशारा किया और फिर विक्रम की ओर इशारा किया। क्या आप उन्हें मुझे देना चाहते हैं? छोटी सी बच्ची ने सिर हिलाया। विक्रम ने उन पर सरसरी नजर डाली। ये चीजें कोई खास कीमती नहीं थीं। उसे अच्छी तरह याद था कि जड़ी बूटी के खेत में कुछ बेहद कीमती 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां थीं, लेकिन वे अब वहां नहीं थीं। विक्रम ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि लिटिल ट्रेजर ने उन्हें खा लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे खजाने ने अपना सिर हिलाया और अपने पंजे फिर से फैला दिए। इसका अर्थ स्पष्ट था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था कि यह नन्हा जीव सौदेबाजी में माहिर है। अपनी गोलियों के बदले इतने सारे बेकार के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए उसका छोटा सा अबैकस खड़खड़ा रहा था। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। बस मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन्हें अपने पास ही रखो। शियाओबाओ ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। शायद उसे एहसास था कि उसने जो किया वह थोड़ा अनुचित था, इसलिए उसने विक्रम को अपने पीछे आने का इशारा किया। रास्ते में अभी भी लोगों के कुछ निशान थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए रास्ता और भी ऊबड़ खाबड़ होता गया। विक्रम ने अपने आसपास देखा और भौहें चढ़ा लीं। ये जगह कहाँ है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत सुनसान था, या इसलिए कि समीर इसका परिचय देना भूल गई थी, लेकिन रसायन शास्त्री संघ में इतने दिनों तक आने के बाद भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा विक्रम ने इस पर्वत को पहले कभी नहीं देखा था। यह इतना छिपा हुआ था कि लोग इसे आसानी से नजरअंदाज कर देते थे। ये दो पर्वतीय चोटियों के मिलन बिंदु पर स्थित था। भूभाग अत्यंत रहस्यमय था। वहां एक प्राकृतिक अवरोध था। अगर लिटिल ट्रेजर रास्ता न दिखाती तो उसके लिए इस जगह तक पहुंचना मुश्किल होता। ये जगह कहाँ है? विक्रम ने चारों ओर देखा। हर जगह खरपतवार उगी हुई थी, जिससे उसकी दृष्टि काफी हद तक बाधित हो रही थी। उसे अपने बगल में कुछ दिखाई दिया और जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वास्तव में वह एक आधी टूटी हुई पत्थर की शिला थी। उसे पता नहीं था कि हवा और बारिश ने उस पर कितनी बौछार की थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा मिट्टी में दब चुका था। वह थोड़ा क्षतिग्रस्त लग रहा था और उसकी सतह काई से ढकी हुई थी, इसलिए वह लिखावट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। विक्रम ने अपने बगल से खरपतवार हटाए। हालांकि वह थोड़ा धुंधला था, फिर भी वह मुश्किल से निषिद्ध भूमि शब्द पढ़ पा रहा था। उसके बगल में शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत छोटी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, इसलिए वह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस बारे में थी। तो कीमियागर संघ में एक निषिद्ध क्षेत्र है। वह काफी हैरान था। अपने सामने घने जंगल को देखकर उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा अधिक रहस्यमय है। विक्रम को आगे न बढ़ते देख नन्हे खजाने ने अपने छोटे छोटे पंजे हिलाए और आगे की ओर इशारा करते हुए चहचहाने की आवाज निकाली, मानो उसे कुछ करने के लिए उकसा रहा हो। हालांकि विक्रम हिचकिचाने लगा। अध्याय 112 प्रतिस्पर्धा को आगे लाया गया। आखिरकार ये कीमियागर संघ था। अगर उसे निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया तो कौन जानता था कि इससे कितनी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विक्रम अभी हिचकिचा ही रहा था कि बगल से एक आवाज आए, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है? तुम बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। विक्रम ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह कानून प्रवर्तन प्रमुख चैतन्य थे। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उनकी चील जैसी निगाहें उनके शरीर पर टिकी हुई थीं, मानो वे कोई कमजोरी ढूंढ रहे हों। आपको 100 मील के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। आपको ये जगह कैसे पता चली? इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसे पहले रास्ते में कोई नहीं दिखा। असल में वे पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र में थे। जाहिर है विक्रम यह नहीं कह सकता था कि वह खजाने की खोज में भटकते चूहे का पीछा करते हुए यहाँ आया था। मुझे रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है।
चैतन्य की निगाहें मानो उसे परख रही थीं, मानो वह उसके शब्दों की प्रामाणिकता की जांच कर रहा हो। कुछ क्षण बाद उसने कहा, सौभाग्य से तुम प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं गए, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसकी आवाज में ठहराव आया। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने आज जो कुछ हुआ वह नहीं देखा। जल्दी से यहां से चले जाओ। लौटते समय किसी को भी तुम्हें देखने मत देना। धन्यवाद एल्डर झो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि यह उसकी गलतफहमी थी या कुछ और, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि चैतन्य उसका ख्याल रख रहा है। आखिर चैतन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों में सबसे निष्पक्ष और निर्मम व्यक्ति था। अगर कोई और होता तो विक्रम को कम से कम कुछ बार तो पीट ही देता। लेकिन चैतन्य ने विक्रम को इतनी आसानी से छोड़ दिया कि विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। हालांकि उसने देखा कि चैतन्य अभी भी वहीं खड़ा है। चूंकि वे एक दूसरे से काफी दूर थे, विक्रम ने अनजाने में अपनी ठुड्डी सहला ली। उसे नहीं पता था कि वह उसे देख रहा था या वर्जित क्षेत्र को। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह बड़ा झो थोड़ा अजीब है। मूर्ख ली के प्रति उसका रवैया भी वैसा ही है। जब विक्रम परिष्करण कक्ष में लौटा तो समीर फीके चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसे याद आया कि अंदर बहुत गंदगी फैली हुई थी और वह उसे साफ करना भूल गया था। इस कमरे में क्या चल रहा है? विक्रम के आने पर समीर ने गहरी सांस ली। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि विक्रम को रसायन शास्त्री संघ में लाना उसका गलत फैसला था। पहले तो ये जड़ी बूटियों का खेत था और अब ये औषधि बनाने का कमरा बन गया था। विक्रम ने प्रतियोगिता के लिए गोलियां बनाना अभी शुरू भी नहीं किया था, फिर भी उसने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी थी। समीर को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। स्वाभाविक रूप से विक्रम उसे खजाने की खोज करने वाले चूहे के अस्तित्व के बारे में नहीं बता सका। एक छोटी सी समस्या थी। जब समीर ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो उसे वह दृश्य याद आया। वह लगभग बेहोश हो गया। जमीन पर पड़ी हरी ईंटें सब बाहर लुढ़की हुई थीं, टूटी हुई अलमारियां, बोतलें और जार भी बिखरे पड़े थे। दीवारों पर आग के निशान भी थे। संक्षेप में यह एक भयानक दृश्य था। क्या आप कह रहे हैं कि यह कोई छोटी मोटी समस्या है? जो लोग इस बारे में नहीं जानते वे सोचेंगे कि आप घर को उड़ा रहे हैं। छत भी लगभग उड़ ही गई थी। विक्रम को पता था कि वह गलत है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने बस विषय बदल दिया और पूछा, तुम आज यहाँ क्यों हो? समीर ने नाराजगी से कहा, मैं तो बस आपकी प्रगति देखने आई थी। किसने सोचा था कि आप मेरी प्रगति देखने से पहले ही मुझे इतना बड़ा झटका देंगे? इसी समय जीशान लोगों के एक समूह के साथ वहां पहुंचा। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वे यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं। वाह, यहाँ तो काफी चहल पहल है। आप सब यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर की अव्यवस्था देखकर जीशान ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। मैं आपको सूचित करने आया हूं कि प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो जाएगी। ये कल से शुरू होगी। समीर ने अविश्वास से कहा, इसे आगे क्यों लाया जाना चाहिए? अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। जीशान की मुस्कान में एक खास भाव था। क्या आपको नगर स्वामी के महल से खबर नहीं मिली? आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। अगर आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो चलिए कल ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, वरना हार मान लीजिए। नगर प्रमुख की जागीर, क्या मामला फिर से गंभीर हो रहा है? समीर ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका चेहरा कुछ गंभीर था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और मशाल जैसी आंखों से जीशान को घूरने लगा। नगर प्रमुख की जागीर से मुझे कोई खबर क्यों नहीं मिली? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे और मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जीशान ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे पास फुर्सत नहीं है। आपके गुरु इस समय बहुत व्यस्त हैं। उनके पास आपको ये बताने का समय कैसे हो सकता है? ये खबर आज रात तक रसायन शास्त्र संघ तक पहुंच जाएगी। तब तक आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। समीर का चेहरा थोड़ा गंभीर था। फिर भी मेरे लिए हार स्वीकार करना असंभव है। जीशान ने उदासीनता से कहा, तो चलिए प्रतियोगिता कल से शुरू करते हैं और एक और शर्त जोड़ते हैं। हारने वाले को नगर स्वामी की जागीर में जाने का मौका गंवाना होगा। समीर के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीशान शर्त में एक और शर्त जोड़ देगा। हालांकि उसके पास कुछ जरूरी काम होने के कारण विक्रम का हालचाल जानने का समय नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है।
शुरू में उसे लगा कि उसके पास कुछ और दिन है और वह आखिरी बार कोशिश कर सकता है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जीशान प्रतियोगिता को आगे बढ़ा देगा। इसके अलावा नगर स्वामी की जागीर में कुछ समस्याएं प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जीशान ने घमंडी मुस्कान बिखेरी। अभी भी हार मानने में देर नहीं हुई है। मैं दांव नहीं बढ़ा सकता। या तो आप हार मान लें वरना प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। समीर ने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींची कि उनसे चरमराहट की आवाज आए। जीशान की नजर उस पर थी। ज्यादा दूर मत जाओ। क्या मैं हद से ज्यादा बोल रहा हूं? मैं हद से ज्यादा कैसे बोल रहा हूं? अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो ये काम मत लो। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम्हें नगर स्वामी के महल में जाने का मौका भी मिल जाए तो क्या उस ताकत के बिना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? ये कहते ही समीर तुरंत दुविधा में पड़ गई। अब तक चुप रहे विक्रम ने इस क्षण कहा, ठीक है, कल ही सही। समीर थोड़ा चौंक गया। वह अपनी बात बदलने ही वाला था कि जीशान ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने ताली बजाई और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद आया। तो फिर बात पक्की हो गई। शुरू से अंत तक जीशान के शिष्य के चेहरे पर अत्यंत शांत भाव था। यद्यपि वह कल के मुख्य पात्रों में से एक था, फिर भी जब विक्रम ने सहमति दी तभी उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और उसकी ओर देखा और फिर तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। जब वे दूर चले गए तो समीर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम उनसे सहमत क्यों हो गए? कल का समय बहुत कम है और बिल्कुल भी समय नहीं है। शायद अभी भी कुछ गुंजाइश हो। हालांकि विक्रम का नजरिया अलग था। वे आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने तक हार नहीं मानेंगे। हम या तो हार स्वीकार कर ले या कल के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास बस यही दो विकल्प हैं। समीर भी इस तर्क को जानता था। उसने आह भरी, तुम्हें अभी भी जीशान के उस शिष्य की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में उसके बारे में सुना है। अध्याय 113 शून्य अंक। उन्हें जीशान का शिष्य कहने के बजाय उन्हें उनका कनिष्ठ मार्शल ब्रदर कहना अधिक उपयुक्त होगा। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम चिराग था। जीशान के गुरु ने उसकी प्रतिभा को देखकर उसे विशेष सम्मान दिया और अपना शिष्य बना लिया। हालांकि कुछ कार्यों में व्यस्त होने के कारण उन्हें उसे पढ़ाने का समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पहले उसे जीशान का शिष्य बना दिया। कुछ समय बाद उसे गुरु के रूप में स्वीकार करने का समारोह आयोजित किया जाना था। अपने गुरु की नज़र में आ जाना उसकी प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह निश्चित रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए आपके जीतने की संभावना बहुत कम है। समीर ने एक हल्की सी आह भरी। उसने पहले सोचा था कि विक्रम 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली से परिष्कृत किया हुआ एक अपरिष्कृत जैड का टुकड़ा होगा। थोड़ी सी तराशी जाने पर यह खूब चमकेगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस अपरिष्कृत जैड के टुकड़े को तराशने की कठिनाई उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक होगी। अभी इतना कुछ कहना बेकार है। आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हो चुके हैं। कल आपको बस खुद को तैयार करना है और मंच पर जाना है। उम्मीद है कोई चमत्कार हो जाएगा। समीर को लग रहा था कि उसकी जीत की संभावना बहुत कम है। अगर उसे विक्रम को सिखाने के लिए और समय दिया जाता तो शायद जीत संभव हो पाती, लेकिन फिलहाल उसे कोई भरोसा नहीं था। समीर की चिंताओं के विपरीत विक्रम ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही कल की प्रतियोगिता का समय आ गया। खबर सुनकर कई लोग मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आ गए, जिनमें कृष्णा और वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले फूली को तंग किया था। बेशक वे चिराग के लिए जयकार करने नहीं आए थे। वे यहाँ ये देखने आए थे कि चिराग विक्रम को कैसे कुचलेंगे। पहले बड़े झो इस बच्चे की मदद कर रहे थे। देखते हैं अब और कौन उसकी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। पिछले कुछ दिनों से हम 10 आज्ञाओं की नकल करते करते इतने थक गए हैं कि हमारे हाथ लगभग टूट चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई झांग हमारी मदद करेंगे ताकि हम अपना गुस्सा निकाल सकें और उस बच्चे को बता सकें कि हम कितने शक्तिशाली हैं। उनकी तुलना सीनियर ब्रदर झांग से कैसे की जा सकती है? आपको पता होना चाहिए कि सीनियर ब्रदर झांग के हाथों में दिव्य ज्वाला है, इसलिए उन पर कोई दबाव नहीं है। जब भीड़ आपस में फुसफुसा रही थी तब समीर विक्रम को जीशान, चिराग और अन्य लोगों से मिलने के लिए ले गई। जीशान के चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग लड़ने का साहस दिखाओगे। मुझे लगा था कि तुम लोग न आने का कोई बहाना बना लोगे। अगर अब हार मान लेते हो तो भी देर नहीं हुई है।
समीर भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसे यह स्वीकार करना पड़ता कि वह जीशान जितना कुशल नहीं है। इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती, बल्कि वह अपने गुरु को भी फंसा लेता। शायद जीशान और अन्य लोग उसका इस्तेमाल अपने गुरु की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भी कर सकते थे। डरने की क्या बात है? आखिरी पल से पहले तो नतीजा अनिश्चित होता है। आपको कैसे पता कि आप जीतेंगे ही? हारने पर खुद को थप्पड़ मत मारो और यहां शर्मिंदा मत हो। जीशान का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। क्या हम हार जाएंगे? उसने विक्रम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे डर है कि आपको मेरे शिष्य के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपका शिष्य यहाँ कैसे आया। मैंने सुना है कि वह एक दूरदराज के छोटे शहर से आया है। वहां तो कीमियागर संघ की कोई शाखा भी नहीं है। मुझे डर है कि वहां का सबसे उच्च कौमियागर तीसरे या चौथे स्तर का होगा, या शायद उससे भी कम। समीर को यह नहीं पता था कि जीशान ने विक्रम की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली थी। कहावत है, खुद को जानो तो दुश्मन को भी जानो। उसने तो रसायन शास्त्री संघ में उसकी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए लोगों को भी भेजा था। हालांकि ये परिवार द्वारा विक्रम के दवा बनाने के मामले को दबाए रखने के कारण इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसलिए जीशान की जानकारी सटीक नहीं थी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। 3 में से 2 मैच जीतने होंगे, कुल 3 मैच। प्रतियोगिता की विषय वस्तु का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाएगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों को लॉटरी द्वारा चयन करने दूंगा। आप जो भी खेल पाएंगे उसमें भाग लेंगे। जब जीशान बोल रहा था तभी उसने किसी से एक बांस की नली निकालने को कहा। उसके अंदर 10 से अधिक बांस की छड़ें थीं। विक्रम ने उनमें से 3 को बेतरतीब ढंग से चुना। ये सैद्धांतिक ज्ञान, विश्रण की गोलियां और 5वीं श्रेणी की गोलियां थीं। पहली सामग्री देखते ही समीर की प्रतिक्रिया ये थी कि वह मर जाएगा। उसका डर सच हो गया। दुर्भाग्य से विक्रम का सैद्धांतिक ज्ञान सबसे कमजोर था। बाकियों को पता नहीं था। आखिरकार रसायन शास्त्री संघ में प्रवेश पाने वाला कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अनेक परीक्षाएं पास न की हों। विक्रम जैसे अपवादों को छोड़कर उनमें भी कुछ न कुछ असाधारण गुण अवश्य ही होंगे। लगता है इस बच्चे की किस्मत अच्छी है। सैद्धांतिक ज्ञान की पहली परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विश्रण की गोलियों को परिष्कृत करना भी ठीक रहेगा। सिवाय तीसरी परीक्षा के, जो थोड़ी मुश्किल है, बाकी में शायद ड्रॉ हो जाए। अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो क्या होगा? तब तो कोई विजेता या हारने वाला नहीं होगा। सबकी फुसफुसाहट सुनकर सबको लगा कि विक्रम वाकई भाग्यशाली है। आखिर सैद्धांतिक ज्ञान तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। हालांकि समीर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। विक्रम ने अपने हाथों में मौजूद परीक्षा प्रश्नों को देखा। थोड़ी देर बाद उसने शांति से अपने पास रखी कलम उठा ली। धोखाधड़ी और हस्तक्षेप की आशंकाओं के कारण विक्रम और चिराग को भीड़ से अलग कर दिया गया था। बाकी लोग केवल उनकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उन्हें यह नहीं पता था कि वे क्या लिख रहे थे। विक्रम के मन में कोई योजना बनती देख समीर को आशा की एक किरण दिखाई दी। शायद विक्रम ने पिछले कुछ दिनों में सैद्धांतिक ज्ञान का अच्छा खासा अध्ययन कर लिया था। जल्द ही समय समाप्त हो गया। उन दोनों ने अपने हाथों में मौजूद परीक्षा प्रश्न सौंप दिए। प्रतियोगिता को निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने विधि प्रवर्तन कार्यालय के सबसे निष्पक्ष और तटस्थ न्यायाधीश चैतन्य को निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया। चैतन्य ने झांग चेन फैन के परीक्षा प्रश्नों को एक ही नज़र में लगभग पूरा पढ़ लिया था। उन्होंने शांत भाव से कहा, पूरे अंक। लेकिन जब उसने विक्रम के परीक्षा प्रश्न देखे तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने सिर उठाकर विक्रम की ओर देखा और फिर परीक्षा प्रश्नों को देखा। तभी उसने कहा, 0 अंक। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। चैतन्य को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, बल्कि बाकी शिष्यों के चेहरे भी उलझन भरे थे। क्या मैंने सही सुना? बड़े झोऊ ने क्या कहा? 0 अंक। किसी व्यक्ति की सैद्धांतिक नींव कितनी भी कमजोर क्यों न हो, 0 अंक प्राप्त करना असंभव था, जब तक कि उसने उस विषय के बारे में पहले कभी सुना ही न हो। इस समय तक चिराग का प्रश्न सभी तक पहुंच चुका था। सभी को प्रश्न और उसके विषय वस्तु का पता था। यद्यपि कुछ प्रश्न कठिन और पेचीदा थे, फिर भी किसी को 0 अंक नहीं मिलने चाहिए थे। भले ही वे चिराग जितने परिपूर्ण न हो, फिर भी उनमें से किसी के लिए भी परीक्षा पास करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि विक्रम ने 0 अंक प्राप्त किए। समीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
वहीं दूसरी ओर जीशान और बाकी लोग पहले तो हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर बेहद व्यंग्यात्मक भाव आ गए। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। असल में ये शून्य है। समीर, तुम्हें ऐसा मजाकिया शिष्य कहाँ से मिला? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे रसायन शास्त्री संघ के शिष्य भी शून्य अंक नहीं लाते। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें नीचा दिखाने के लिए किसी को ढूंढ लिया हो। जीशान को लग रहा था कि उसके जीतने की संभावना 80% है, लेकिन उसे थोड़ा डर था कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। अब जब विक्रम पहले ही टेस्ट में असफल हो गया था, तो उसे पूरी तरह से राहत मिली। अगले 2 दौर तो निश्चित रूप से करारी हार साबित होंगे। आखिर जो व्यक्ति बुनियादी परीक्षा में शून्य अंक भी प्राप्त कर ले, वह अच्छी गोली कैसे बना सकता है? वह यह मैच निश्चित रूप से जीत जाएगा। ऐसा सिर्फ जीशान ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोग भी सोचते थे। अध्याय 114 अधोलोक की आंख। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे शून्य अंक मिले। उसकी सैद्धांतिक नींव इतनी कमजोर है, व्यावहारिक ज्ञान की तो बात ही छोड़िए। मुझे अभी से उसका अंजाम नजर आ रहा है। बिल्कुल, चिराग निश्चित रूप से जीतेंगे। प्रतियोगिता जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर यही होगा कि वे जल्द से जल्द हार मान ले ताकि भविष्य में उनकी बदनामी न हो। किमियागर चेन ने उसे क्यों चुना? मुझे सच में नहीं पता कि उसे उसमें क्या दिखता है। अगर यह बात फैल गई तो लोग सोचेंगे कि कोई भी आम आदमी किमियागर संघ में शामिल हो सकता है। क्या इससे हमारी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? सबकी फुसफुसाहट सुनकर समीर का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं दूसरी ओर विक्रम बिल्कुल शांत थी। ये कुछ हद तक अप्रत्याशित था। जीशान समीर की बेइज्जती होते देखना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह मुकाबला जारी रखना चाहता था। इस तरह वे बाजी पलट नहीं पाएंगे। उसने जल्दी से कहा, चूंकि हमने शुरू कर दिया है तो हम बीच में नहीं रुक सकते। मुकाबला जारी रहेगा। दूसरा परीक्षण विषनाशक गोली को परिष्कृत करना था। इस तरह की गोली बनाना कोई खास मुश्किल काम नहीं था। हालांकि पहले से बनी धारणा और इस तथ्य के कारण कि दूसरों ने विक्रम को कभी गोलियां बनाते हुए नहीं देखा था, उन्हें स्वाभाविक रूप से लगा कि वह इस विषनाशक गोली को बनाने में सक्षम होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसकी भट्टी फट जाएगी। अगर वह इसे परिष्कृत करने में कामयाब भी हो जाता है तो उसके द्वारा परिष्कृत विषनाशक गोली खाने की हिम्मत कौन करेगा? सभी लोग एक अच्छा तमाशा देखने की मानसिकता में थे। उन्होंने देखा कि विक्रम ने फटा हुआ छोटा काला बर्तन बाहर भेजा था। जैसा कि उम्मीद थी, दर्शकों ने एक बार फिर उसका उपहास उड़ाया। आखिरकार विक्रम हमेशा अकेले ही दवाइयां बनाता था। रसायन शास्त्री संघ के लोगों को यह नहीं पता था कि उसका बर्तन वास्तव में इतना अद्भुत था। वहीं दूसरी ओर चैतन्य ने उस पर 1-2 बार नजर डाली। जीशान ने अपनी हंसी रोकते हुए समीर के पास कदम रखा। उसकी निगाहों में द्वेष और व्यंग्य भरा हुआ था। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी है कि तुम उसके लिए एक अच्छा बर्तन खरीदने के लिए भी क्रिस्टल नहीं दे सकते। इतना छोटा और टूटा हुआ बर्तन लाने के लिए, क्योंकि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। समीर को पता था कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। वह लंबे समय से मानसिक रूप से तैयार था। उसे बस यही उम्मीद थी कि विक्रम इस दौरान कोई गलती न करे। उसने ठंडे स्वर में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना गरीब नहीं हूं। औषधि बनाने में व्यक्ति मायने रखता है, बर्तन नहीं। सभी बाहरी चीजें परम शक्ति के सामने फीकी पड़ जाती हैं। अगर किसी की क्षमता उच्च स्तर की नहीं है तो बर्तन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह बेकार है। समीर के शब्दों का मकसद जीशान का मजाक उड़ाना था, क्योंकि वह गोलियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी बाहरी वस्तु की शक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीशान बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा, बल्कि उसने समीर की बात मान ली। बिल्कुल सही। तो अगर आप उसके जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बहुत मजबूत नहीं है और जिसके पास एक फटा हुआ छोटा काला बर्तन है, तो क्या वह निराशाजनक नहीं होगा? जीशान के शब्दों में नाम लेने की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी। जिसके भी कान होते वह समझ जाता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। आखिर विक्रम का कड़ाहा इतना चकाचौंध भरा था। समीर ने अचानक जीशान को घूर कर देखा। उनकी निगाहें हवा में टकराईं, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। पल भर में ही बारूद की हल्की सी गंध फैल गई। इस समय विक्रम के कदम सही थे और उनकी हरकतें सहज थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन भीड़ फिर भी आशावादी नहीं थी। चिराग का बर्तन हरे रंग के पैटर्न वाले कांसे से बना था। यह एक दुर्लभ सामग्री थी जिसे धनवान होने पर भी खरीदा नहीं जा सकता था।
ऐसा कहा जाता था कि इस सामग्री से बना बर्तन औषधीय तत्वों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है और परिष्करण के दौरान जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को नष्ट होने से बचाता है। छोटा सा बर्तन हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे वह असाधारण दिख रहा था। इसकी तुलना में विक्रम का छोटा काला बर्तन कहीं अधिक घटिया था। दृश्य प्रभाव बहुत अच्छे नहीं थे। इसके अलावा पिछला आश्चर्य इतना बड़ा था कि सभी को लगा कि अगर विक्रम गोलियां बना ले तो यह एक चमत्कार ही होगा। हालांकि एक चमत्कार हो गया। हर कोई विक्रम के साथ कुछ होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। आप दोनों ने मिलकर एक विनाशक गोली तैयार कर ली है। ये दौर ड्रॉ रहा। सभी लोग थोड़े हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रम इस बार विनाशक गोली बना पाएगा। ऐसा लगता है कि विनाशक गोली बनाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि वह इसे परिष्कृत करने में भाग्यशाली रहा हो, लेकिन अगले दौर में वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। वह पहले ही एक राउंड हार चुका है और यह राउंड ड्रॉ रहा है। उसके जीतने या हारने को लेकर अब कोई संदेह नहीं है। क्या वह वाकई ग्रेड 5 की गोली को और बेहतर बना सकता है? विक्रम को मिले पहले 2 प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आखिरी था, 5वीं श्रेणी की गोली बनाना। अगर वह ये दौर जीत भी जाता तो भी चिराग के साथ मुकाबला बराबरी पर ही रहता। हालांकि अगर चिराग जीत जाता है तो इसका मतलब होगा कि विक्रम की पूरी तरह से हार होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा लग रहा था कि स्थिति उसके लिए बेहद प्रतिकूल होगी। अब तक की अपनी सोच के चलते समीर का चेहरा, जो विक्रम को विनाशक गोली बनाते देख आखिरकार खुशी से भर गया था, एक बार फिर उतर गया। 5वीं श्रेणी की हृदय शुद्धि गोली धुंध और भ्रम को दूर कर सकती थी और मन को शांत करने का प्रभाव रखती थी। ये भ्रमजन्य हमलों के विरुद्ध और भी अधिक प्रभावी थी। हालांकि यह 5वीं श्रेणी की गोली थी, लेकिन इसे परिष्कृत करना अत्यंत कठिन था। ये लगभग 6ठी श्रेणी की गोली के बराबर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें कई प्रकार की औषधीय सामग्रियों को मिलाना पड़ता था। मुख्य बात यह थी कि ये औषधीय सामग्रियां अत्यंत मूल्यवान थीं और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती थीं। थोड़ी सी भी लापरवाही या अत्यधिक गर्मी से ये औषधीय सामग्रियां तेजी से खराब हो जाती थीं, जिससे औषधीय प्रभाव समाप्त हो जाते थे और शोधन प्रक्रिया विफल हो जाती थी। इसके अलावा इनमें से कई औषधीय सामग्रियों में ऐसे गुण थे जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। कल्पना कीजिए कि इन सभी औषधीय सामग्रियों को एक साथ मिलाना कितना मुश्किल होगा। कल्पना कीजिए कि ऊष्मा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रसायनज्ञ को कितने कुशल कौशल की आवश्यकता होगी। इस समय विक्रम और चिराग ने पहले ही औषधि सामग्री को कड़ाही में डाल दिया था। चिराग की हथेली से हल्की हरी लौ निकली। लौ का केंद्र एक भंवर के आकार का था, मानो कोई आंख लौ की धड़कन का अनुसरण कर रही हो। वह ठंडी निगाहों से सभी को घूर रहा था। सभी को एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो लौ जीवित हो उठी हो और एक अत्यंत विचित्र अनुभूति उत्पन्न कर रही हो। लंबे समय तक उसे देखते रहने के बाद उन्हें सचमुच चक्कर आने लगा, मानो अनगिनत आंखें उन्हें घूर रही हों। यह पाताल लोक की आंख है जो रहस्यमय अग्नि रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। किसी ने आग के इस गोले को पहचान लिया और तुरंत ही अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। सिर्फ इसका नाम सुनकर ही कोई इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था, और यह भी कि यह 15वें स्थान पर था। मैंने हमेशा सुना है कि चिराग के पास एक रहस्यमय अग्नि है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 15वें स्थान पर होगी। मैंने सुना है कि यह पाताल लोक की आंख बेहद रहस्यमय है और आम लोग इसे देख नहीं सकते। हालांकि आज मुझे इसका असली रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाई झांग ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। अगर यह प्रतियोगिता न होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उनमें रहस्यमय आग को वश में करने की क्षमता है। मुझे तो लगता ही नहीं कि प्रतियोगिता की कोई जरूरत है। नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है। प्रतियोगिता का क्या मतलब? समीर की आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जीशान इतना आत्मविश्वासी था और उसने शर्त भी रख दी थी। दरअसल चिराग के हाथ में इतना बड़ा हथियार था। अध्याय 115 गोली बनाने की तैयारी करें। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। पाताल लोक की आंख प्रकट होते ही तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आ गई। ये स्पष्ट रूप से एक ज्वाला थी, लेकिन इससे बेहद ठंडक का एहसास हो रहा था, मानो वे नरक में आ गए हों। प्रेतवादित ज्वालाओं ने उन्हें घेर लिया था और उनके बगल में रखा तेल का दीपक भी एक अशुभ हरे रंग से रंग गया था। चिराग के चारों ओर मृत्यु की एक धुंधली सी आभा छाई हुई थी। वह वैसे भी कम बोलने वाला व्यक्ति था और अक्सर अपना सिर झुकाए रहता था। उसके माथे पर घने बाल उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढके हुए थे।
इस क्षण मृत्यु के धूसर काले आभामंडल के साथ वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक ढकने वाला एक लबादा ओढ़ रखा हो। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु उस पर आ गिरी हो, जिससे सभी लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के भयभीत हो गए। कड़ाही के चारों ओर लपटें उठ रही थीं और एक अदृश्य हवा ऊपर उठ रही थी। फिर वह दो हिस्सों में बंट गई और फिर से अनगिनत लपटों के गोले बन गए जो कड़ाही को चारों ओर से घेर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारी आंखें एक साथ घनी तरह से सटी हुई हों, जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद हरे रंग की धुंध उमड़ पड़ी। ये औषधीय जड़ी बूटियों से निकाला गया सार था। कहा जा सकता है कि इसमें जीवन का सार समाहित था। अंत में यह पानी की कुछ बूंदों के रूप में संघनित हो गया, जो आकाश से बरसती बारिश की तरह कड़ाही में गिरी। ये बहुत अजीब था। तर्कसंगत रूप से उनके चारों ओर इतनी मृत्यु की आभा होने के कारण इसका असर जीवन की आभा पर और यहाँ तक कि गोली की गुणवत्ता पर भी पड़ना चाहिए था। तर्कसंगत रूप से उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि चिराग विचलित रहे। उन्होंने तो ऐसा होने ही दिया। उन्होंने मृत्यु ऊर्जा को उनमें विलीन होने के लिए प्रेरित किया, जिससे वहां मौजूद लोग भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। देखना, उन्हें आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। मृत्यु और जीवन की ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी और कड़ाही के ऊपर हवा में एक विशाल यिन यांग आकृति बना रही थी। मूल रूप से धूसर काली मृत्यु ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और उसकी जगह एक जीवंत हरी ऊर्जा ने ले ली। ऐसा लग रहा था मानो बंजर घास के मैदान से एक अंकुर उगा हो और फिर जल्दी से जड़ पकड़कर एक विशाल वृक्ष में तब्दील हो गया हो। मृत्यु की सारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और हरे रंग की ऊर्जा की एक अंतहीन धारा कड़ाही में प्रवाहित हो रही थी। यद्यपि अभी तक कोई गोली नहीं बनी थी, फिर भी हर कोई एक अतुलनीय और राजसी आभा का अनुभव कर सकता था। ये सचमुच अद्भुत है। पाताल लोक की आंख से यही उम्मीद थी। ये वाकई कमाल है। मुझे डर था कि मृत्यु का प्रभाव गोली पर पड़ेगा। किसने सोचा होगा कि मार्शल ब्रदर झांग ने इसकी भविष्यवाणी कर दी होगी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मृत्यु के आभामंडल को जीवन की एक अनंत धारा में परिवर्तित करना और उसे उस पात्र में समाहित करना, इन चीजों को मिलाने से गोली निश्चित रूप से परिपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएगी। ये वास्तव में एक अद्भुत विचार है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबने चिराग के कार्यों की प्रशंसा की। दूसरी ओर विक्रम के पास एक साधारण सा छोटा काला कड़ाहा था। हालांकि उन्होंने पहले कभी उसकी लौ नहीं देखी थी, फिर भी उन्हें उसमें कुछ खास नजर नहीं आया, बल्कि उन्हें लगा कि वह बिल्कुल साधारण है। आग का एक छोटा सा गोला सा था जो एक कोने में सिमट कर पड़ा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था मानो वह कुपोषित हो। उसकी दुर्बलता देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या हवा का एक झोंका उसे बुझा पाएगा। सभी की भावनाएं जटिल थीं। पाताल लोक की आंख की तुलना में ये ज्वाला का गोला बहुत ही छोटा था। यह शायद कोई साधारण ज्वाला का बीज ही था, इसलिए इसमें ज्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार विक्रम को कुछ भी अजीब नहीं लगा। चिराग के पक्ष में इतना शोरगुल था कि आसपास और भी सन्नाटा छा गया था। बस एक छोटी सी लौ तेजी से जल रही थी। कड़ाही घोर अंधेरी थी। उन्हें पता नहीं था कि क्या वह कड़ाही को गर्म कर पाएगी। उन्हें यह भी संदेह था कि उसमें डाली गई औषधीय जड़ी बूटियां अभी भी वैसी ही दिख रही थीं। यह दृश्य देखकर समीर के मन में बस एक ही विचार आया, और वह ये था कि उसका तो काम तमाम हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम की दवाइयां बनाने की वर्तमान स्थिति है परिवार से अलग क्यों थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार उसने गलती से 7वीं कक्षा की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली को परिष्कृत कर दिया हो। जीशान बगल से चलकर आया और बोला, अरे बाप रे, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा व्यक्ति कहां से मिला जो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कर रहा है। शुक्र है मैंने पहले ही उसकी जांच पड़ताल कर ली है, वरना अगर ऐसा व्यक्ति नगर स्वामी की जागीर में घुस जाता तो मुझे डर है कि वह हमारे रसायन शास्त्री संघ को फंसा देता। समीर का चेहरा हरा लाल हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली और कुछ बोल नहीं सका। आखिरकार तथ्य उसके सामने थे और वह वास्तव में उनका खंडन नहीं कर सकता था। सबकी उपहास भरी निगाहों के बीच विक्रम साधारण ढंग से गोलियां बनाता रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी हथेली के बीचों बीच जलती लौ भले ही छोटी थी, लेकिन वह सूर्य के समान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे आकाश को घेरे हुए हो, मानो एक छोटी सी दुनिया हो। पाताल लोक की आंख की ज्वालाएं बढ़ती ही गईं। वे भयंकर रूप से जल रही थीं और परिवर्तित जीवन शक्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ती जा रही थी।
सर्वविदित था कि उच्च श्रेणी के अग्नि बीज निम्न श्रेणी के अग्नि बीजों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बीज तो इसके प्रभाव को सहन न कर पाने के कारण बुझ भी गए। विक्रम की छोटी सी लौ को देखकर सबकी आंखों में सहानुभूति झलक उठी। शायद उसकी लौ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। पाताल लोक की आंख के दबाव में वह जल्द ही बुझ जाएगी। विक्रम की लौ भी जोर से कांप रही थी, मानो सबकी कही बातों की प्रतिध्वनि कर रही हो। वह छोटी होती गई और उसका रंग भी हल्का होता गया। हवा में एक विचित्र औषधीय सुगंध तैर रही थी। इसे सूंघने से लोगों को ताजगी और ज्ञान का एहसास होता था। वह गोली बनाने ही वाला है। वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित थे। चिराग की ओर देखते हुए उनकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि जीवन और मृत्यु की आभा अभी भी आपस में गुंथी हुई थी, जैसे ही वे कड़ाही में गिर रहे थे। ये स्पष्ट था कि उसके गोली बनाने के कोई संकेत नहीं थे। तो फिर यह औषधीय सुगंध कहाँ से आई? जब सब लोग अचंभित थे, तभी किसी की नजर अनजाने में विक्रम पर पड़ी। उसने देखा कि छोटा सा काला बर्तन वास्तव में सुनहरी रोशनी की बूंदें बिखेर रहा था, मानो आकाश से तारे गिर रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो बर्तन में कोई आंतरिक भाग बनने वाला हो। क्या वो अपनी गोली बनाने वाला है? सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वे मतिभ्रम का शिकार हो रहे हैं। हालांकि रोशनी भले ही कम थी, पर सब कुछ वास्तविक था। यहाँ तक कि चिराग भी सबकी आवाजें सुन पा रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने विक्रम की ओर देखा। ये कैसे संभव है? अध्याय 116 काली गोली। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। विक्रम को अपनी गोली बनाते देख सब चौंक गए। पाताल लोक की आंख के दबाव में उसके लिए लौ को बनाए रखना भी मुश्किल होना चाहिए था, गोली बनाना तो दूर की बात थी। और अब वह झांग चेन फैन से भी आगे निकल गया था। ये नतीजा वाकई अविश्वसनीय था। वह अपनी गोली कैसे बना सकता था? ये तो नकली गोली होनी चाहिए। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति गोली बनाने के स्तर तक नहीं पहुंच पाती थी, फिर भी गोली बन जाती थी। इसे नकली गोली कहा जाता था। अंत में गोली गोल आकार में दिखाई देगी। हालांकि नकली गोली एक ऐसा हर्बल तरल पदार्थ हो सकती है जो अभी तक बना नहीं है, या ये रेत जैसी हो सकती है। नकली गोली की बात को स्वीकार करना सबके लिए आसान था। ये बहुत संभव है कि यह नकली गोली हो। आखिर अभी कुछ ही समय हुआ है। वाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बच्चा अभी भी रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है। तो पता चला कि ये नकली गोली है। सबकी बातचीत चिराग के कानों तक पहुंच गई। उसने चुपचाप विक्रम की ओर देखा और पाया कि छोटे से काले बर्तन से एक प्रबल जीवन शक्ति निकल रही थी। शायद दूसरे इसे महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। झांग चेनफेन को आश्चर्य हुआ। अगर यह वाकई नकली गोली थी, तो इसमें इतनी प्रबल जीवन शक्ति कैसे हो सकती है? उसने भौहें चढ़ाकर पाताल लोक की आंख की ज्वाला को और तेज कर दिया। अजीब बात यह थी कि न केवल पाताल लोक की आंख बड़ी नहीं हो रही थी, बल्कि सिकुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हुआ हो और वह केवल ज्वाला की तीखी धार से बच पाए हो। चिराग के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। आखिरकार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह खुद को रोक नहीं पाया और विक्रम की तरफ देखने के लिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। आग का वह गोला बहुत छोटा था और उसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण बुझ जाएगा। चाहे वह उसे किसी भी तरह से देखे, ऐसा नहीं लगता था कि वह इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। चिराग की उलझन के मुकाबले विक्रम की स्थिति अप्रत्याशित रूप से सहज थी। ऐसा लग रहा था मानो छोटी सी लौ में 9 परतों वाले कमल खिले हों। हालांकि ये लौ के केंद्र में स्थित था, इसलिए किसी ने इसे देखा नहीं। सुनहरी रोशनी की किरणें एक के बाद एक कड़ाही में गिरती गईं। कमल के फूलों की 9 परतों में से प्रत्येक में 9 पंखुड़ियां थीं, जो धीरे धीरे खिल उठीं। जड़ी बूटियों की सुगंध और भी तीव्र होती गई, जो अत्यंत मनमोहक थी। सबकी निगाहों में तिरस्कार का भाव फिर से कम हो गया। मैंने दूसरों की नकली गोलियों का मामला भी देखा है। उनमें जड़ी बूटियों की खुशबू तो थी, लेकिन दवा की खुशबू इतनी तेज थी कि तब उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी अब लगती है। जिन गोलियों में ऐसी हर्बल खुशबू थी, वे सभी बेहतरीन गुणवत्ता की थीं। भला नकली गोली से ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई थोड़ा असमंजस में था। चिराग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। असल में उन्होंने इस मुकाबले को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। उनके लिए तो यह महज एक औपचारिकता थी। जीत तो पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी।
उसके बगल में खड़ा विक्रम शुरू से अंत तक शांत और संयमित दिखाई दिया। उसकी हथेली में मौजूद पाताल लोक की आंख का रंग गहरा होता चला गया, यहां तक कि उसके माथे पर हरे रंग की ज्वाला का निशान भी उभर आया। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें झोंक देने के बावजूद भी लौ बड़ी नहीं हुई। यह इस तथ्य को नहीं बदल सकी कि वह सिकुड़ती जा रही थी। यहां तक कि बाकी लोगों ने भी महसूस किया कि चिराग के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाताल लोक की आंख छोटी हो गई है? मुझे भी इसका एहसास हो रहा है। ये पहले जैसा जीवंत नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल ब्रदर झांग अपनी गोली बनाने के अंतिम चरण में हो? सभी जानते थे कि जब गोली बनाने का समय आता था तो रसायन शास्त्री आग की लपटों के तापमान और आकार को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते थे ताकि लपटें बहुत बड़ी होने के कारण गोली का प्रभाव कम न हो जाए। फिर वे गोली को कड़ाही में रखकर धीरे धीरे तैयार करते थे। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन केवल चिराग को पता था कि वह अभी भी अपनी गोली बनाने से थोड़ा दूर है। उसने मन बना लिया और अपनी तर्जनी उंगली को काट लिया, जिससे उसका चमकीला लाल खून तुरंत आग की लपटों में समा गया। मूलतः उदासीन अधोलोक की आंख पल भर में आधे व्यक्ति के बराबर ऊंचाई तक बढ़ गई। हवा में एक छोटा सा सफेद भंवर बन गया और असंख्य मात्रा में सार ऊर्जा और जीवन शक्ति उसमें समाहित होकर कड़ाही में प्रवाहित होने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि विक्रम की ज्वालाएं भी मंद पड़ गईं, मानो वे अत्यधिक दबाव को सहन न कर पा रही हों। मार्शल ब्रदर झांग अपनी गोली बनाने ही वाले हैं। आश्चर्य की एक चीख के साथ चिराग के बर्तन से एक और विचित्र औषधीय सुगंध निकली। तेज हरी रोशनी ने एक विशाल गोला बनाया और तेजी से बर्तन के ऊपरी हिस्से को घेर लिया। विक्रम चिराग द्वारा मचाए गए इस भयंकर हंगामे को देख रहा था। ये बहुत संभव था कि चिराग उसे पकड़ ले और उससे पहले अपनी गोली बना ले, लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहा। ये लौ अपने मालिक के व्यक्तित्व की तरह धीरे धीरे जल रही थी। पाताल लोक की आंख इतनी शक्तिशाली है कि उसकी ज्वाला ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अंत तक लौ जलती रही। देखने में वह कमजोर और नगण्य लग रही थी, मानो हमेशा के लिए बुझने वाली हो, लेकिन फिर भी वह अंत तक टिकी रही। जैसे ही चिराग ने कड़ाही खोली, कड़ाही में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। कड़ाही में शांति से पड़ी गोल मटोल गोलियां सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। प्रत्येक गोली जिनसेन फल जैसी थी और प्रत्येक गोली पर कुछ सुनहरी रेखाएं थीं। इससे पता चलता था कि ये गोलियां कितनी असाधारण थीं। इन गोलियों की गुणवत्ता लगभग उच्चतम स्तर की है ना? भले ही ये 5वें दर्जे की गोलियां हैं, लेकिन ये इतनी सफल हैं कि लगभग 6ठे दर्जे की हो गई हैं। जैसे ही सब लोग चिराग की ओर आकर्षित हुए, विक्रम ने भी चुपचाप कड़ाही खोल दी। कोई अजीब घटना नहीं हुई, यहां तक कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वह असफल हो गया हो। मैंने तुमसे कहा था कि वह नकली गोली बना रहा था। उसमें तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं है। वह जरूर असफल हो गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या बना रहा है। विक्रम ने कड़ाही से एक गहरे काले रंग की गोली निकाली। वह देखने में ऐसी लग रही थी मानो उसे अभी अभी कोयले की धूल से निकाला गया हो। वह बिल्कुल काली थी। शोधन प्रक्रिया में विफलता तो सभी ने देखी थी, लेकिन ऐसी विफलता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे सब तुरंत हंसने लगे। क्या आप कह रहे हैं कि यह एक गोली है? मुझे डर है कि इसे खाने वाला व्यक्ति सचमुच खत्म हो जाएगा। अध्याय 117। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? इस समय समीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह चाहता था कि काश उसे जमीन में कोई गड्ढा मिल जाए और वह उसमें छिप जाए। लेकिन जीशान बगल में खड़ा होकर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम अब भी मुझसे जीतना चाहते हो? मुझे वह पद दे दो जो तुम्हें सौंपना है। मैं तुम्हारे लिए सिटी लॉर्ड की संपत्ति में अच्छा काम करूंगा। उन दोनों के बीच चल रही गुप्त भावनाओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। समीर ने घृणा भरी निगाहों से उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, सपने में भी नहीं। इस समय उसे पछतावे से बहुत बुरा लग रहा था। उसे विक्रम को 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बनाते हुए देखकर इतनी जल्दबाजी में रसायन शास्त्री संघ में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि अंत में उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। दुर्भाग्य से अब कुछ भी कहने का समय नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि इस समय कोई चमत्कार हो जाएगा? जिस व्यक्ति को तुमने खोजा है वो तो बुनियादी सिद्धांत परीक्षा भी पास नहीं कर सकता, और फिर भी तुम उम्मीद करते हो कि वह किसी तरह की औषधीय गोली बना सकता है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, दरार।
जैसे कुछ गिर गया हो, भीड़ ने आवाज की दिशा में देखा। आवाज विक्रम के हाथ से आ रही थी। गोली पर जमी गहरे काले रंग की परत धीरे धीरे हट गई और हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। दरअसल उसके अंदर एक और गोली थी। जब सबने ये देखा तो वे थोड़ा हैरान रह गए। काले खोल पर दरारें बढ़ती गईं और भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे फैलने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, जो घने सफेद धुंध जैसे धागों में परिवर्तित होकर चारों ओर तैर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अभी आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव या असामान्य लक्षण नहीं दिखे। दरअसल ये सारी ऊर्जा इस काले कवच के भीतर बंद थी, जिससे इसका कोई भी अंश नष्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही काला कवच चकनाचूर हुआ, ऐसा लगा मानो आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। ये तुरंत एक फव्वारे की तरह फूट पड़ी और पानी की कई छोटी छोटी बूंदें बाहर बिखर गईं। सभी के चेहरे बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और उनकी आंखें साफ हो गईं। उन सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। यह आध्यात्मिक ऊर्जा चिराग द्वारा पहले अनुभव की गई ऊर्जा से भिन्न थी। यदि पिछली आध्यात्मिक ऊर्जा एक नदी थी, तो वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा एक अनंत सागर के समान थी। इस सागर में हर प्रकार की नदियां समाहित थीं और इसका अंत कहाँ है, यह कोई नहीं जान सकता था। इस समय वे सभी एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे विशाल सागर पर तैरती छोटी नावें हों। आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण वे एक अज्ञात यात्रा पर अग्रसर हो रहे थे। मैंने रसायनशास्त्री संघ के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य से सुना है कि गोलियां बनाते समय एक विचित्र घटना घटती है। गोलियां बनाने की प्रक्रिया तो बहुत साधारण होती है, लेकिन जब गोली बन जाती है तो उसके साथ एक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंत में गोली गहरे काले रंग की हो जाती है। विक्रम के हाथ में मौजूद गोली और उसके किनारे गिरे काले खोल को घूरते हुए उसकी आवाज थम गई। उसकी आंखों में अविश्वास की आग जल रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी आवरण है, असली गोली तो अभी अंदर है। ये काला बाहरी आवरण गोली को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है, जिससे इसके शुद्ध हर्बल प्रभाव बिना किसी नुकसान के अंदर ही रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि हर्बल तत्वों के प्रभाव को चरम सीमा तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ये सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि ऐसे चमत्कार को अंजाम देने वाले लोग बहुत कम थे। चाहे वह कड़ाही हो या ज्वाला, सभी की अपनी अपनी सख्त शर्तें थीं। इसके अलावा इसके लिए रसायन शास्त्री को आध्यात्मिक शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता था, इसलिए बहुत कम लोगों ने इसे देखा था। उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। अब विक्रम की हरकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने कहा था। तभी अचानक सभी के चेहरे पर सच्चाई का भाव आया। फिर उनकी निगाहें कुछ देर के लिए खोई खोई सी रह गईं। उन्होंने पहले तो उसे निकम्मा समझा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह शेर को खाने के लिए सुअर की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का अभिनय हद से ज्यादा था। प्रतियोगिता के पहले दौर में उसे थ्योरी परीक्षा में 0 अंक मिले। किसी ने तो यही कहा, क्या वह इतना प्रतिभाशाली था कि उसने प्रतियोगिता को तुच्छ समझा और एक दौर मुफ्त में दे दिया। इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, चाहे वे इसके बारे में कुछ भी सोचें, इस व्यक्ति को 0 अंक नहीं मिलने चाहिए थे। विक्रम के कार्यों के बारे में सभी के अनगिनत अनुमान थे और कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम के कमजोर सिद्धांत के अनुसार उसे केवल 0 ही मिल सकता था। उनकी धारणाओं के बारे में विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय उपयोग की जाने वाली विधियां आमतौर पर काफी सरल होती हैं। आज मैंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देखा। जो लोग पहले विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें मानो मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वे आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस बार तो ऐसा लग रहा था मानो वे जमीन में कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें छिप जाना चाहते हों। आखिरकार ऐसा प्रभाव पैदा करना तो रसायन शास्त्री संघ के वरिष्ठ सदस्यों के लिए भी असंभव था। यही उसकी शक्ति का प्रमाण था। दूसरी ओर जीशान मानो समीर की जगह ले चुका था। अब हरे और सफेद रंग में बदलने की बारी उसकी थी। लेकिन फिर भी दोनों ने गोलियों को परिष्कृत कर लिया है। इस दौर को ड्रॉ माना जाना चाहिए। अंत में विक्रम ही हारे। ये सुनकर जीशान की आंखों में आशा की एक किरण जगी, मानो उसे फिर से आत्मविश्वास मिल गया हो। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वह फिर भी हार गया। सबकी बातचीत सुनकर चिराग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले तो वह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन विक्रम द्वारा तैयार की गई गोली को देखकर वह तुरंत समझ गया। पहले पाताल लोक की आंख के सुस्त पड़ने का कारण विक्रम की ज्वालाएं थीं।
उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे ये बात बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। पाताल लोक की आंख के दबाव में भी न बुझने की क्षमता भला कोई साधारण ज्वाला कैसे हो सकती है। ये तो सरासर हास्यास्पद था। हर कोई उस दिखावे के झांसे में आ गया था। चिराग को बहुत दुख हुआ। वह भी उन लोगों में से एक था जो उस दिखावे के झांसे में आ गया था। इसीलिए उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया था। वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई भी उसकी बात साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। अब तक किसी को नहीं पता था कि विक्रम की ज्वाला किस प्रकार की थी। ये ज्वाला तो पाताल लोक की आंख को भी प्रभावित कर सकती थी, जो रहस्यमयी अग्नि रैंकिंग में 15वें स्थान पर थी। चिराग को तो ये भी शक था कि अगर विक्रम का इरादा होता तो वह पाताल लोक की आंख को भी बुझा सकता था। हालांकि ये सिर्फ उसका अनुमान था। इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी धूसर आंखों में धुंधली चमक दिखाई दी। अध्याय 118 एक षड्यंत्र का उदय। तार्किक रूप से देखा जाए तो अगर यह राउंड ड्रॉ भी होता तब भी वह हार जाता। हालांकि उसके शानदार प्रदर्शन के कारण सभी को लगा कि वह थ्योरी टेस्ट में अपनी क्षमता छिपा रहा है। एक पल के लिए वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उसका मूल्यांकन कैसे करें। जीशान ने तुरंत कहा, एल्डर झू, आप सबसे निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं। हार तो हार ही होती है। सच्चाई यही है। विक्रम 1-2 से हार गया है। परिणाम निर्धारित हो चुका है। चैतन्य ने माथे पर शिकन डाली। थोड़ी देर बाद वह परिणाम घोषित करने ही वाला था, लेकिन तभी अब तक चुप रहे चिराग ने अचानक कहा, मैं हार गया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, जीशान ने अविश्वास से अपना सिर घुमाया और गुस्से से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर उन्होंने स्थिति को संभालने की तुरंत कोशिश की। बच्चे समझदार नहीं होते, वह बस बकवास कर रहा है। सब लोग इसे दिल पर मत लो। हालांकि चिराग ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसका चेहरा भावहीन था, मानो उसे किसी बात की परवाह ही न हो। उसने फिर कहा, हार मेरी हुई है। ये कहकर वह पीछे मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया, जिससे जीशान इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारी और उसे घूरते हुए कहा, तुम। इस बार समीर की बारी थी आत्मसंतुष्ट होने की। वह विक्रम की जीत की खुशी में डूबा हुआ था। वह धीरे धीरे जीशान के पास गया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी अंतिम क्षण नहीं आया है। परिणाम अभी अनिश्चित है। देखो, एक चमत्कार हो चुका है। ये वही शब्द थे जो जीशान ने पहले कहे थे और समीर ने उन्हें वही शब्द दोहराए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय वह कैसा महसूस कर रहा होगा। चूंकि संबंधित व्यक्ति ने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली थी, तो और क्या कहा जा सकता था। चैतन्य ने मौके पर ही घोषणा कर दी, इस मैच का अंतिम विजेता विक्रम है। जयकारे की गड़गड़ाहट के बाद सभी ने गहरी सांस ली। उन्होंने पहले सोचा था कि इस मैच में कोई रोमांच नहीं होगा और अंतिम विजेता चिराग ही होंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल कर ली। ये सबकी उम्मीदों से परे था। कई लोगों ने समीर को घेर लिया और उन्हें बधाई दी। किमियागर चेन वाकई कमाल के हैं। उनमें नायकों को पहचानने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने एक बेहतरीन प्रतिभा को पहचाना है। मुझे लगता है कि वह भविष्य में समीर से भी आगे निकल जाएंगे। विक्रम बेहद युवा और प्रतिभाशाली था। हर कोई देख सकता था कि उसका भविष्य असीमित था। अगर वे अभी उससे दोस्ती कर लें तो शायद उन्हें उससे लाभ भी मिल सकता है। हालांकि वे विक्रम से पहले परिचित नहीं थे और उन्होंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वे समीर से शुरुआत करना चाहते थे ताकि वे उसका फायदा उठा सकें। मुझे आश्चर्य है कि क्या किमियागर चेन हमारा परिचय करा सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और साथ मिलकर सुधार कर सकें। समीर स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें उजागर नहीं किया। आखिरकार रसायनशास्त्री संघ में संबंध बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, यह कहना आसान है। लेकिन जब सबने मुड़कर देखा तो उन्हें पता ही नहीं चला कि विक्रम कब वहां से जा चुका था। उसका कोई अता पता नहीं था। समीर को तुरंत थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उसे नमस्कार तक नहीं करेगा। उसने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसे कोई जरूरी काम था और वह पहले चला गया। सभी ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी विक्रम से बहस करने की हिम्मत नहीं की। विक्रम को यहां न देखकर समीर को कुछ सूझा। उसने सहज भाव से कहा, वैसे जब मैं विक्रम को सिखा रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि वह एक प्रतिभाशाली छात्र है जिसे निखारा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में मेरा प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया। उसकी प्रगति वाकई बहुत अच्छी रही है।
जब वह बोल रहा था तो उसने ऐसा जताने की कोशिश की मानो विक्रम का इतना शानदार प्रदर्शन उसी की वजह से संभव हो पाया हो। सबकी निगाहें तुरंत चमक उठी। समीर अभी 5वें दर्जे का रसायनज्ञ हो सकता है, लेकिन पिछली बार दुर्घटना न हुई होती तो वह 6ठे दर्जे का रसायनज्ञ होता। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध संप्रदाय से आता है और रसायनज्ञ संघ में भी उसकी क्षमता काफी अच्छी मानी जाती थी। शायद उसके पास वाकई कुछ अनोखे गुप्त नियम या तकनीकें हों। मुझे आश्चर्य है कि क्या कीमियागर चेन अभी खाली है। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? मेरे पास एक उच्च गुणवत्ता वाला हिमशैल कमल है। ये सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है। जब आसपास के लोगों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत उपहासपूर्ण भाव प्रकट किया और उसे एक तरफ धकेल दिया। आइसबर्ग स्नो लोट्स कुछ भी नहीं है। मेरा 500 साल पुराना गैनोडर्मा सबसे कीमती है। केवल कीमियागर चेन के हाथों में ही इसका सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। मुझे आशा है कि कीमियागर चेन को कोई आपत्ति नहीं होगी। कीमियागर चेन, बेहतर होगा कि तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे पास यहाँ बहुत सारी बहुमूल्य सामग्रियां हैं। किसी भी सूरत में वे फिलहाल विक्रम को नहीं ढूंढ पाए। अगर उन्हें समीर मिल भी जाता तो भी यही हाल होता। अगर उन्हें पता चलता कि समीर ने विक्रम को जो तथाकथित संकेत दिए थे वे महज कुछ किताबें थीं, तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। आखिरकार उस दौरान नगर प्रमुख की जागीर से कुछ खबरें आई थीं और समीर को रोक लिया गया था। वह विक्रम को अस्थायी रूप से ही अलग रख सका। उसने सोचा कि प्रतियोगिता से पहले कुछ काम निपटाने बाकी हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों के काम निपटाने में देर नहीं होगी। भला किसने सोचा होगा कि प्रतियोगिता को पहले ही आयोजित करना पड़ेगा। तारों से घिरे चंद्रमा के समान चमकते समीर को देखकर जीशान की आंखों में ईर्ष्या और घृणा भर उठी। काश वह हर तरह से इस व्यक्ति के बराबर होता। कृष्णा और अन्य लोग जिन्होंने पहले विक्रम को नाराज किया था थोड़े घबरा गए थे। उन्हें विक्रम के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। अब सब खत्म हो गया है। हमने पहले उसे नाराज कर दिया था और अब जब उसने सत्ता हासिल कर ली है तो कीमियागर संघ में उसका पद भविष्य में निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर वह बाद में हमसे बदला ले तो क्या होगा? अगर हमें उस समय पता होता कि वह मूर्खली की इतनी रक्षा करता है तो हम इतनी दूर नहीं जाते। अगर हम पहले ही चले गए होते तो हालात ऐसे नहीं होते। अपने बगल में खड़े अपने साथियों की शिकायतें सुनकर कृष्णा चिढ़ गया और बोला, उस समय की बात है, उस समय की, बस यही कह सकते हो। तुम में से किसने मूर्खली को पहले नहीं छेड़ा था? और तो और हमने हद भी पार नहीं की थी। वो लड़का ही था जो दूसरों के मामलों में दखल देता था। मुझे उससे इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं थी। वहां से गुजर रहे जीशान ने संयोगवश उनकी बातचीत सुन ली। उनके चेहरे पर तुरंत भाव आए और उन्होंने एक योजना बनाई। वे आगे बढ़े और पूछा, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम विक्रम से दुश्मनी रखते हो। कुछ ही शब्दों में कृष्णा ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया। जीशान ने भीड़ में खुद पर गर्व कर रहे समीर को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अध्याय 119 नगर स्वामी की संपत्ति। इस समय तक विक्रम अपने कमरे में लौट चुके थे। उनके लिए इस समूह से निपटना समय की बर्बादी थी। चापलूसी और खुशामद सुनने के अलावा उन्हें कोई लाभ नहीं था। वे चाहें तो ध्यान लगाकर अपनी साधना उन्हें सौंप सकते थे। डिंग, मेजबान ने 15 दिनों की साधना लिटिल ट्रेजर को सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 100 गुना प्रतिफल सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान को 1500 दिनों की साधना प्राप्त हुई। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया हो। पल भर में उसकी सारी शक्ति उसके भीतर समा गई, जिससे किसी के लिए भी सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल हो गया। उसने अपनी साधना कई बार लिटिल ट्रेजर को सौंपी थी, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पूरे शरीर के बाल चमकदार और चिकने हो गए थे। छूने में बेहद सुखद लग रहे थे। ये बहुत छोटा था और इसने विक्रम की गर्दन को पूरी तरह से ढक लिया था। ये रोएदार था और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो इसने कोई बेहतरीन स्कार्फ पहना हो। विक्रम ने बिना सोचे समझे कहा, अगर मैं इसे उन फर व्यापारियों को बेच दूं तो मुझे लगता है कि मुझे फर का एक अच्छा टुकड़ा मिल जाएगा। छोटा खजाना। नन्हे खजाने के बाल पल भर में फड़फड़ाए और वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उछल पड़ा। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। विक्रम तो बस मजाक कर रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि नन्हा खजाना इतना डर जाएगा। उसके बगल में लिटिल ग्रीन ने अपना सिर हथेली से ढक लिया। इसका अर्थ स्पष्ट था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को लालसा से देखा। इसका मतलब था कि वह भी साधना प्राप्त करना चाहता था। डिंग, मेजबान ने लिटिल ग्रीन को 8 दिनों की खेती का काम सौंप दिया।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 50 गुना प्रतिफल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मेजबान को 400 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ये वाकई बेहद कंजूसी भरा था। विक्रम को आखिरकार एहसास हुआ कि हाल ही में ये प्रणाली और भी कंजूस होती जा रही थी। उदाहरण के लिए लिटिल ग्रीन और अन्य जैसे उच्च स्तर के पालतू जानवरों के लिए 100 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर करने की संभावना बहुत कम हो गई थी। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे 1000 बार क्रिटिकल हिट या 10,000 बार क्रिटिकल हिट करने का मौका कब मिलेगा। विक्रम अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि समीर बाहर खड़ा है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? मुझे लगा तुम रसायन शास्त्र के कमरे में गए हो। मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूं और सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विक्रम ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए मैंने पहले आराम कर लिया। क्या बात है? समीर की नजरें विक्रम की शांत और संयमित आंखों से मिली। वह स्पष्ट रूप से बड़ा था और उसे शांत रहना चाहिए था। विक्रम के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जीत उसकी नहीं हुई है। शायद विक्रम को इसका मतलब नहीं पता था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आप जानते हैं कि जीशान ने प्रतियोगिता का प्रस्ताव क्यों रखा और इस शर्त की विषय वस्तु क्या है? उस समय विक्रम ने शर्त की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वह समझ गया था कि जीशान और समीर के बीच लंबे समय से संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये द्वंद्वयुद्ध सिर्फ उसे दबाने के लिए था। विक्रम के जवाब पर समीर मुस्कुराए। ये सब गौण बातें हैं। तुम सिर्फ सही चीजों पर ध्यान दे रहे हो। मुझे नगर स्वामी की जागीर में जाने का मौका मिल रहा है, इसीलिए जीशान मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। राजधानी अन्य छोटे शहरों जैसी नहीं थी। हर कोई नगर प्रमुख से नहीं मिल सकता था। इसके अलावा उनका अधिकार कहीं अधिक था। वास्तव में उनका वंश कुलीन परिवारों से भी कहीं अधिक गहरा था। ये बात राजधानी के नगर प्रमुख के लिए विशेष रूप से सच थी। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वर्तमान नगर प्रमुख 14वीं पीढ़ी के थे। यह उनकी शक्ति और पृष्ठभूमि को दर्शाने के लिए काफी था। इस विशालकाय व्यक्तित्व का असली चेहरा किसी को नहीं पता था। बाहरी दुनिया के सामने जो कुछ भी प्रकट हुआ वह तो बस हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा था। वास्तविक स्थिति सबकी कल्पना से परे थी। समीर का चेहरा भावों से भर गया। उसकी कहानी सुनने के बाद विक्रम को अंततः नगर स्वामी की संपत्ति की ताकत का पता चल गया। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य स्थानों के नगर स्वामी भी पीढ़ी दर पीढ़ी पदभार ग्रहण करते रहे हों? समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूरी नहीं। हर जगह की स्थिति अलग होती है और नीतियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ नगर प्रमुख जनता द्वारा चुने जाते हैं या शक्तिशाली लोग ही नगर प्रमुख होते हैं। संक्षेप में इनके कई रूप होते हैं और ये किसी एक प्रकार तक सीमित नहीं है। हालांकि नगर स्वामी की जागीर की सुरक्षा कड़ी थी और आम लोग वहां नहीं जा सकते थे, और वहां आने जाने वाले लोग पहरेदारों के अलावा सभी उच्च पदस्थ थे। फिर भी समीर के लिए इस तरह का भाव दिखाना उचित नहीं था। मानो विक्रम के संदेह को भांपते हुए समीर ने आगे कहा, नगर स्वामी की जागीर में प्रवेश कर पाना ही कुंजी नहीं है, कुंजी तो नगर स्वामी ही है। समीर एक पल के लिए रुका, मानो उसे कुछ सूझा हो। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का हल्का सा उपयोग किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह फिर भी चिंतित था और उसने बाहरी दुनिया से खुद को अलग करने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लिया। तभी उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, इस बार तुम परीक्षा में पास हो गए हो। अब बताने में कोई हर्ज नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसे लीक न करो, वरना अगर खबर फैल गई तो इसके परिणाम ऐसे होंगे जिन्हें तुम और मैं सहन नहीं कर पाएंगे। सिटी लॉट की तरफ कुछ गड़बड़ हुई है। विक्रम चौंक गया। नगर प्रमुख की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई थी। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी छिपी थी। उसने मुंह खोला और पूछना चाहा, लेकिन समीर ने उसे ऐसी नजर से देखा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, और फिर वह चुप हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। संक्षेप में यह एक लंबी कहानी है। इसके कई निहितार्थ हैं। आपको बस इसे गुप्त रखना है। नगर प्रमुख गुप्त रूप से इनाम की घोषणा करेगा। यदि आप समस्या का समाधान कर लेते हैं तो आपके लिए शीर्ष पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। समीर ने विक्रम के कंधे पर थपथपाया और उसे हौसला बढ़ाने वाली नजर से देखा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पता चला कि समीर के गुरु रसायन शास्त्री संघ के वरिष्ठ युगराल थे जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। इसके अलावा समीर छठे रैंक में प्रवेश करने ही वाला था, इसलिए उसे नगर स्वामी का गुप्त आदेश स्वीकार करके उनके महल में प्रवेश करने का अधिकार था।
हालांकि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वह रैंक में प्रवेश करने में सफल नहीं हो सका। वह पद भी खाली था। समीर ने पहले तो उसे छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन विक्रम के आने से उसे उम्मीद जगी। अगर विक्रम सफल हो जाता है और शिष्य होने के नाते अगर वह तब तक इस समस्या को हल कर लेता है, तो क्या उसे भी इसका कुछ श्रेय नहीं मिलेगा। जीशान को इसमें दिलचस्पी थी, इसलिए उसने चिराग को भी इसमें शामिल करने के तरीके सोचे थे। यही कारण था कि उसने समीर पर अपनी नजरें जमाई थीं। अगले कुछ दिनों तक आराम करो, मैं इस मामले की रिपोर्ट सिटी लॉर्ड की संपत्ति को दे दूंगा। समय आने पर तुम सिटी लॉर्ड की संपत्ति में प्रवेश करने के लिए तैयार रहोगे। अध्याय 120 षड्यंत्र का खुलासा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीशान उन्हें ढूंढने आएगा। उसकी योजना सुनकर कृष्णा और बाकी लोग संशय में दिखे। अगर हम ऐसा करें तो क्या कोई समस्या होगी? हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह तो निषिद्ध क्षेत्र है। जीशान मन ही मन उन्हें डरपोक और महान कार्य करने में असमर्थ होने के लिए कोसता रहा। हालांकि उसने ऊपरी तौर पर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे अकेले ही वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। हम तो बस तुमसे उस मूर्ख को वर्जित क्षेत्र में लुभाने के लिए कह रहे हैं। डरने की क्या बात है? उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वह निषिद्ध क्षेत्र। रसायन शास्त्री संघ में निषिद्ध क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में कई लोग जानते थे, लेकिन इस निषिद्ध क्षेत्र की उत्पत्ति, इसके अंदर क्या था और दूसरों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि अंदर एक पापी कैद है, कुछ का कहना था कि मुख्य हत्यारा अंदर बंद है, कुछ का कहना था कि कीमियागर संघ के संस्थापक के बारे में कोई रहस्य छिपा है, और कुछ का कहना था कि अंदर खजाने दबे हुए हैं। कुल मिलाकर अलग अलग मत और कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, किसी को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक बार प्रवेश करने पर उन्हें निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। एक समय की बात है, कुछ नवोदित लोग जिज्ञासावश निडर होकर निषिद्ध क्षेत्र में जाकर छानबीन करना चाहते थे, लेकिन अंत में वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनके अवशेषों का कोई निशान नहीं मिला। निषिद्ध क्षेत्र पर मृत्यु का साया छा गया था। बाद में कुछ रसायन शास्त्री ऐसे भी थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। शायद इसका कारण उनका लालच था और वे पौराणिक खजाने को पाना चाहते थे, या फिर वे जोखिम उठाना चाहते थे। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी निषिद्ध क्षेत्र के रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन वे लगभग उसी जाल में फंस गए। हालांकि वे जीवित बच गए, लेकिन वे पागलों की तरह निषिद्ध क्षेत्र से भाग निकले। उनकी शक्ल सूरत फूलली से कुछ खास बेहतर नहीं थी। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला, किसी को नहीं पता कि वे कहाँ गए। पिछले अनुभवों के आधार पर सभी लोग निषिद्ध भूमि से दूर रहते थे, इसलिए निषिद्ध भूमि के आसपास कोई पहरेदार नहीं थे, क्योंकि सभी लोग वहां के खतरे को जानते थे और आसानी से उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन क्या उस मूर्खली को अंदर आने देने के लिए बस एक छोटी सी तरकीब चाहिए? ये तो बहुत आसान है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो मूर्खली की बहुत रक्षा करता है? अगर उसे पता चलता कि मूर्खली गलती से वर्जित भूमि में घुस गया है, तो वो जरूर जाकर उसे बचा लेता। उन्हें थोड़ा लालच में देखकर जीशान ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे दोनों कैसे जीवित बच सकते हैं? किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया। कृष्णा और बाकी लोग थोड़े लालच में थे, लेकिन फिर भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। आखिर वे उस स्थिति तक नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें विक्रम से जान की बाजी लगानी पड़े। अगर ऐसा होता तो क्या विक्रम को मौत की सजा नहीं दी जाती? इस बारे में ध्यान से सोचो। आखिरकार गलती तो उसकी ही थी। अब जब विक्रम सत्ता में आ गया है तो तुम्हारे मन में पुरानी दुश्मनी है। अंत में या तो वह बदकिस्मत होगा या तुम। कियान रैन ने विक्रम के पिछले कृत्यों के बारे में सोचा और उसकी आंखों में थोड़ी सी क्रूरता झलक उठी। तुम सही कह रहे हो। चलो पहले कदम उठाते हैं ताकि वह बाद में बदला न ले सके। कुछ देर तक आपस में चर्चा करने के बाद वे चले गए। जीशान संतुष्ट था। यदि आप नगर स्वामी की जागीर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको मुझसे पूछना होगा कि मैं सहमत हूं या नहीं। उसे पूर्वाभास हो गया था कि अगर विक्रम नगर स्वामी की जागीर में प्रवेश कर गया तो भविष्य में क्या होगा कौन जाने। अगर उसने गलती से समस्या का समाधान कर दिया तो क्या वह हमेशा के लिए समीर के पैरों तले कुचला नहीं जाएगा? फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना ही है तो समीर को दोष दो जिसने तुम्हें इस झमेले में घसीटा है।
जीशान की आंखों में एक भयावह चमक थी, मानो कोई विषैला सांप अंधेरे में घात लगाए बैठा हो। उसे देखकर लोगों के दिल कांप उठते थे। कृष्णा और बाकी लोगों ने कुछ देर चर्चा की और एक योजना बनाई। जल्द ही उन्हें पहाड़ की ढलान पर धूप सेंकता हुआ फूल्ली मिल गया। किसने सोचा होगा कि इस बार फूल्ली एक चतुर व्यक्ति की तरह निकला। जब उसने उन्हें आते देखा तो फूल्ली अचानक जमीन से उछल पड़ा और पीछे मुड़े बिना आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसे भागने ही वाला देखकर कृष्णा और बाकी लोग उसके पीछे भागे और बोले, बेवकूफली, तुम क्यों भाग रहे हो? अगर मैं नहीं भागा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम लोग मुझे पीट दो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? ये सुनकर कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या हंसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक खड़ी ढलान थी, लेकिन फूल्ली ऐसे दौड़ रहा था मानो वह बिना किसी बाधा के समतल जमीन पर चल रहा हो। इसके विपरीत कृष्णा और बाकी लोग हौंफ रहे थे और मरे हुए कुत्तों की तरह थके हुए थे। ये देखकर कि फूल्ली एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया था और गायब होने ही वाला था, कृष्णा और अन्य लोग केवल जोर से चिल्ला सकते थे, तुम्हारे बड़े भाई ने हमें तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। जैसा कि उम्मीद थी, उनके सामने मौजूद छोटा काला बिंदु वहीं पर स्तब्ध रह गया। क्या आपकी बात सच है? क्या बड़े भाई मुझे ढूंढ रहे हैं? और क्या आपके सबसे बड़े भाई ने हमसे कहा था कि हम आपसे माफी मांगे और आपको उन्हें ढूंढने के लिए साथ ले जाएं? फूल्ली को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह सच है या नहीं। उसने बस कुछ शब्द कहे और कृष्णा और बाकी लोगों के पीछे पीछे चलते हुए बेसब्री से कहा, तो जल्दी करो और मुझे वहां ले चलो। संयोग से मुझे बड़े भाई से भी कुछ कहना है। कृष्णा और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। ठीक है, हम तुम्हें अभी वहां ले चलते हैं। फिर वे फूल्ली को निषिद्ध क्षेत्र की दिशा में ले गए। बड़े भाई मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर उन्हें कुछ कहना है तो वे सीधे आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? रास्ते भर फूल्ली लगातार बड़बड़ाता रहा, जिससे कृष्णा और बाकी लोग चिढ़ गए। हालांकि उनके लिए नखरे दिखाना ठीक नहीं था, कहीं वह फिर से डर कर भाग न जाए, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। शायद कोई अत्यावश्यक काम हो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। उनके सामने घना जंगल बस थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन कृष्णा और बाकी लोग रुके नहीं। वे मुड़े और मुस्कुराए, वह आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दी करो और अंदर जाओ। मूर्खली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई जाल बिछाया गया है। उसने एक पैर जाल में डाल दिया और मुड़ने ही वाला था कि कृष्णा और अन्य लोगों ने उसे धक्का देकर जाल में गिरा दिया। घास में एक प्राचीन पत्थर की शिला दबी हुई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग एक व्यक्ति की आधी थी। उस पर लिखे दो शब्द निषिद्ध क्षेत्र धुंधले ढंग से दिखाई दे रहे थे, जिनसे एक रहस्यमय शीतलता का अनुभव हो रहा था।